चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, चलाओ इसको, रिमोट कहाँ गया? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, यस। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई दो तरीके की होगी, या तो वो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर वो होगी इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट हुई तो इसका मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर इन द प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, है ना, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी। और अगर वो सप्लाई, विजिबिलिटी है ना, अगर वो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई हुई तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन दी डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इतनी बात हमने की थी। फिर मैंने आपको बोला कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, ठीक है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी का हाथ या तो कभी एसजीएसटी पकड़ेगा या फिर यूटीजीएसटी, दोनों के बीच में रेशो 1:1 का, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। सीजीएसटी लेवी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्ट भी करेगी, एसजीएसटी लेवी करेगी स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्ट भी करेगी। अगर सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो आईजीएसटी लगेगा एंड आईजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट हाफ ऑफ द आईजीएसटी विल बी रिइंबर्स्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट, क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो जहां जहां सप्लाई जाएगी वहां वहां टैक्स भी जाएगा। ओके, हमारे यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी को आपको स्टेट की तरह ट्रीट करना है। यानी अगर दिल्ली में सप्लाई हुई तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी नहीं ट्रीट किया जाता। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि हम केवल सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जब तक मैं आपको कुछ अदरवाइज ना कह दूं तब तक सारे सेक्शन बिलोंग करेंगे सीजीएसटी एक्ट को। जब तक मैं कुछ अदरवाइज ना कह दूं सारे सेक्शन बिलोंग करेंगे सीजीएसटी एक्ट को। ठीक है, सो नोट दिस पॉइंट, अनलेस otherwise specified, all section belong to yes सीजीएसटी एक्ट। जब तक मैं किसी और सेक्शन का नाम रेफर ना कर दूं, हमेशा ये मानिए हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ड्यूअल जीएसटी सिस्टम की। ठीक है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट both are empowered to enact law and levy of the GST। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एम्पावर हैं जीएसटी को इनेक्ट करने के लिए और जीएसटी से रिलेटेड टैक्स को लगाने के लिए। और ये ड्यूअल जीएसटी सिस्टम कहां से इमर्ज हुआ? हाँ, आर्टिकल
246A। यूं कह दीजिए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप बिहाइंड जीएसटी? आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A। या इंडिया में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है, ये एम्पावरमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कहां से मिला? आर्टिकल 246A से। ठीक है, आर्टिकल 246 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, और ड्यूअल जीएसटी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी मोहित, फर्स्ट क्लास है मोहित आपकी आज। मोहित, मोहित कौन है? ऑफलाइन आते थे आप? चैट में क्यों टाइप कर रहे हो? अच्छा, अच्छा, हाँ बेसिक ही चल रहा है। पुराना वाला है तो मोहित सिंह, वो छोटा वाला मोहित सिंह, हाँ छोटा वाला है सैंपल वाला। मैं कहीं सैंपल वाला कौन सा स्टूडेंट होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ बेसिक ही चल रहा है। चलिए, ठीक, यस। आपके नोट्स में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, आर्टिकल 246A। ठीक है, आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अभी ये बॉटल का आदान प्रदान अब रहने देंगे, ठीक है, सहेलियों वाली बातें नहीं करेंगे, अपना पेन यूज करेंगे, पड़ोसी की चिंता नहीं करेंगे। चलिए, आर्टिकल 246A क्या क्या काम करता है? आर्टिकल 246A पहला काम ये करता है, इट ग्रांट्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नोटिस कीजिएगा शब्द क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी पावर किसको देता है? दोनों को देता है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को देता है। क्या पावर देता है? टू मेक लॉज, कानून बनाने की पावर देता है, विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय सेंटर और सच स्टेट। मतलब सेंट्रल अगर तुम जीएसटी लगाने वाले हो तो उसका कानून तुम बनाओ, यानी सेंट्रल कौन सा एक्ट बनाएगी? सीजीएसटी एक्ट। और कौन सा टैक्स लगाएगी? सीजीएसटी। स्टेट अगर तुम जीएसटी लगाने वाले हो तो उसका कानून तुम बनाओ और उसके तहत टैक्स भी तुम लगाओ, यानी हो गया ना ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल पावर दोनों को दिया, किसने दिया? आर्टिकल 246A ने दिया। ठीक है, अगली बात, और क्या बोलता है आर्टिकल 246A? ध्यान दीजिएगा शब्दों पे क्या लिखा है, सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में होते हैं, उस इंटर स्टेट सप्लाई के रेस्पेक्ट में आर्टिकल 246A ने एक्सक्लूसिव पावर किसको दी? एक्सक्लूसिव पावर किसको दी? देखिए क्या लिखा है यहां पे, सेंट्रल को दी। यानी जब हम ये कहते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई पे, अभी हमने जो लास्ट टेबल पढ़ी थी वहां पे हमने ये पढ़ा था कि इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है। कौन लेवी और कलेक्ट करता है? ये मेरा और आपका विचार नहीं था, हमारी इच्छा नहीं थी, ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 246A कि सेंट्रल को एक्सक्लूसिव पावर केवल कौन सी सप्लाई के रेस्पेक्ट में होगी? इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई में, क्या इंट्रा स्टेट
सप्लाई में क्या सेंट्रल के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी क्या? नहीं। इंट्रा स्टेट सप्लाई में दोनों को पावर होगी और इंटर स्टेट सप्लाई में सेंट्रल को पावर होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट के नीचे लिख लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट के नीचे लिख लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ, इंट्रा में दोनों को होती है और इंटर में एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आम बात बताई जाती है या खास बात? खास बात। ठीक है, तो ये खास है और ये आम है। खास बात क्या है? इंटर स्टेट के रेस्पेक्ट में एक्सक्लूसिव पावर सेंटर के पास है। इसका मतलब अगर सप्लाई इंटर स्टेट नहीं हुई तो सेंट्रल के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं होगी। क्लियर? लिख लीजिए, ये खास है, ये आम है। स्पेसिफिक और कॉमन बात। हाँ, हाँ, क्या वापस बोलो? यूनियन टेरिटरी के केस में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। यूनियन टेरिटरी के केस में यूटीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, बट यूटीजीएसटी एक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम किसका? देखिए, यूटीजीएसटी की बात ही कहां आएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आएगी या इंटर स्टेट सप्लाई? इंट्रा में आएगी, इंट्रा में आएगी। तो बस है क्या, यूटीजीएसटी के लिए यूटीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, बट उस यूटीजीएसटी एक्ट को संभालने का काम कौन कर रहा है? केवल संभालने का काम, अपना अधिकार मत जताओ उसके ऊपर। वो टैक्स तो यूटीजीएसटी को ही जाएगा, बट ऐसे मानो यूटीजीएसटी है ना, छोटा है, छोटा बच्चा है, उसको संभालने के लिए पापा को काम दे दिया कि यू हैंडल इट। खो जाएगा, गुम जाएगा, अपनी केयर नहीं कर सकता है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि आईजीएसटी जब सेंट्रल कलेक्ट करेगी तो आधा कंजप्शन स्टेट को देगी। हाँ, इट इज रिटन। नहीं नहीं, सेंट्रल कोई चेंजेस नहीं कर सकती, आधा देना है कंजप्शन स्टेट को, डेस्टिनेशन स्टेट को। चलिए अगली बात, एक डेफिनेशन लिखेंगे। आर्टिकल 366(12)A, आर्टिकल 366(12)A, गुड्स एंड सर्विस टैक्स means a tax on supply of all goods or services excluding alcoholic liquor for human consumption। आर्टिकल 366(12)A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो आर्टिकल है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन बताता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और पूछ लेंगे।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था किसी भी लॉ में डेफिनेशन दो तरीके की होती है, या तो मीन्स या इंक्लूड्स। मीन्स वाली डेफिनेशन का दिल छोटा होता है, बस जो लिखा है वही, दिमाग लगाना मना है, ठीक है। इंक्लूड्स मतलब जो आप समझते हैं वो समझिए, और जो डेफिनेशन में लिखा है वो भी शामिल कर लीजिए। यहां पर जीएसटी की डेफिनेशन कैसे शुरू होती है? मीन्स से। मतलब जीएसटी का मतलब एक ऐसा टैक्स है जो किस पे लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी भारत का संविधान ये कहता है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो आपके सर के ऊपर वायुमंडल में कोई भी सप्लाई हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, सलून हो, एडवर्टीजमेंट हो, टीचिंग हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, सबकी सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। लेकिन किसको छोड़ दीजिए? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। यानी जहां पे आपको आनंद मिलता है, गवर्नमेंट कहती है हम आपके आनंद को बरकरार रखेंगे, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर है। बात समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मम्मी ऑफ ऑल लॉज, सब कानून की मम्मी होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मम्मी ने कह दिया कि मेरे घर से बाहर जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं अपन जोर जोर से उछलने लग जाए बहुत बढ़िया ये तो टैक्स ही नहीं लगेगा, हाँ ऐसा नहीं है, दूसरे टैक्स लगेंगे, पुराने टैक्सेस लगेंगे, बट जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यश पूछो, क्या पूछे? अभी बात करते हैं, बात करते और कुछ, अब वो भी आती हूँ, ठीक है, अभी रुको। देखिए अब एक बात बताइए कि जब इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ, ठीक है, तो इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ, मैंने आपको बोला कि जीएसटी लॉन्च करने के लिए कुछ बड़ा करना था, और कुछ बड़ा करने का कारण क्या था? बड़ा करने का कारण था ये हमारी झंझट वाली शेड्यूल 7, क्योंकि जीएसटी को लाना तो चाहते थे बट ना यूनियन लिस्ट में जगह दे पा रहे थे, ना स्टेट लिस्ट में और ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो बड़ा क्या किया? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, और यही ये रीजन है कि इसे कहते हैं इट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि किसी कानून को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब क्या करें? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के इस शेड्यूल 7 में केवल इनकम टैक्स, केवल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट ही आता है, या और भी कुछ है? इनकम टैक्स भी यहीं पे लिखा हुआ है, कस्टम लॉ भी यहीं पे लिखा हुआ है, स्टैंप ड्यूटी एक्ट भी यहीं पे लिखा हुआ है। तो क्या जीएसटी आने के कारण 17 मल्टीपल टैक्सेस को तो खत्म किया, बात समझ में आई, पर क्या शेड्यूल 7 को ही उड़ा दे बम से? नहीं, शेड्यूल 7 खत्म नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं खत्म हो सकती थी? क्योंकि शेड्यूल 7 में केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस ही नहीं होते, हाँ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और भी दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि सब्ज्यूम नहीं होने वाले थे, जो खत्म नहीं होने वाले थे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसके साथ ही शेड्यूल 7 को मेंटेन रखा गया। और हमने बोला, ऐसा नहीं बोला ना मैंने कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए, मैंने क्या बोला? 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए। यानी जीएसटी आने से संविधान में 3 बड़े बदलाव हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में 3, देयर वर 3 मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, 3 बड़े बदलाव हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या 3 बड़े बदलाव हुए? एडिशन ऑफ पावर, एडिशन ऑफ पावर, जीएसटी के लिए पावर को ऐड किया गया। कैसे किया गया? कौन सा हथियार दिया गया? आर्टिकल 246A। इसी के थ्रू तो जीएसटी को लगाने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट को एम्पावर किया। दूसरा बड़ा बदलाव डिलीटिशन है, डिलीशन ऑफ पावर्स। क्या पावर डिलीट किए? सेंट्रल गवर्नमेंट अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाओगी, स्टेट गवर्नमेंट अब वैट नहीं लगाओगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अब सर्विस टैक्स नहीं लगाओगी। तो जो 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम मतलब जीएसटी में मिला दिया गया है, मिक्स किया गया, मर्ज किया गया, उनकी पावर शेड्यूल 7 से हटा दी। यानी शेड्यूल 7 किसका सिस्टम है? कॉन्स्टिट्यूशन का। और संविधान ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? उन चीजों को हटा दिया। ठीक है, तो दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? डिलीशन ऑफ पावर। 17 हाँ इनडायरेक्ट, इस बात में कोई परेशानी दोनों को समझने में? ठीक है। तीसरी बात, क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया? क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स यानी कि तुम भोले मासूम बच्चों ऐसा मत समझना कि शेड्यूल 7 को डिलीट किया गया। शेड्यूल 7 आज भी एग्जिस्ट करती है। इनकम टैक्स आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, कस्टम लॉ आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। और जो तुम जीवन में आनंद समझ रहे थे कि हमने अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया, उसके ऊपर आज भी स्टेट वेट और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। जीएसटी नहीं लगेगा, स्टेट वेट, ठीक है, वो लगेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। बोलो यश। सेक्शन 7 से नहीं, शेड्यूल 7। हाँ हाँ, वेट को कंप्लीटली नहीं हटाया, कुछ चीजों पर, हाँ बोलो पर्टिकुलर चीजों पे वेट आज भी लगेगा, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी आज भी लगेगी। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता तो हम तो क्या मान लेते? हाँ बोले बस अब ना जीवन में आनंद का समय है, अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी खत्म, अब मजे करो। ऐसा नहीं है, टैक्सेस तो आज भी लगेंगे, कुछ पुराने वाले। ठीक है, तो यहां पे लिखिए 3 बड़े बदलाव। ठीक है, जिनको हिंदी लिखने में समस्या है वो लिख लीजिए 3 मेजर चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। बताती हूँ, एक बार ये नोट करो फिर आपके डाउट पे आती हूँ मैं। तीन बड़े बदलाव इन कॉन्स्टिट्यूशन: एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। मैम। हाँ जी बोलिए भावना। मैम क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स में गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया भावना कि अगर जीएसटी आता है उसके बाद भी हम केवल 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, अभी भी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। मतलब जैसे पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगेगा, वेट और एक्साइज लगेगा। जैसे अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगेगा, वेट और एक्साइज लगेगा। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता तो फिर आप क्या करते? या तो ये मानते कि लिकर पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, या ये मानते जीएसटी लगता, यही होता ना। तो क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था सरकार के लिए। अभी क्लैरिटी? यस मैम। ओके ठीक है, लिख लीजिए एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स,
क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। ठीक, डिलीट करना, डिलीट, जैसे व्हाट्सएप मैसेज क्या करते हो, डिलीट। कोई अनवांटेड मैसेज किया जा रहा है, फिर क्या करते हैं, डिलीट। हाँ। डन। ठीक है, चलिए इसके नीचे लिखिए जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। क्लैरिफिकेशन दिया गया कुछ चीजों के लिए, जीएसटी कभी नहीं और अभी नहीं। ये लिखिए, फिर समझते हैं इसको क्या मतलब है इसका। लिखा, कभी नहीं। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। और अगर कभी दिल किया कि इसके ऊपर जीएसटी लगाना है तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एंड विच इज अ बिग टास्क। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इजी नहीं होता है। ठीक है, अब ये मत पूछने बैठ जाना फिर उसका क्या सिस्टम होता है। गूगल माता अवेलेबल है, हाँ, आप वहां से सलाह ले सकते। कभी नहीं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब हाल फिलहाल जीएसटी नहीं, अभी जीएसटी नहीं लग रहा, फिर कब लगेगा, बाद में लगेगा। ठीक है, कैसे बाद में अभी हम बात करते हैं। अभी नहीं के नीचे लिख लीजिए मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट का कॉमन नाम होता है पेट्रोल। मोटर स्पिरिट इज अ पेट्रोल। ठीक है, अरे शांति, जल्दी का काम। हाँ। हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब वो जो एयरक्राफ्ट वगैरह में फ्यूल काम आता है, दैट इज। और नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है जो समुद्र के नीचे से एक्सप्लोर की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, नेचुरल गैस। कच्चा तेल, कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, क्रूड, है ना। नहीं नहीं, दैट इज एलपीजी, दैट इज, क्यों नहीं एलपीजी, बिल्कुल लगेगा जीएसटी, एलपीजी पे क्यों नहीं लगेगा। इन्हीं चीजों पे नहीं लगता। ठीक है, केवल इन्हीं पे। और अभी नहीं लगता, अभी नहीं लगता मतलब हाल फिलहाल नहीं लगता। इस बात का क्या मतलब है। नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब जो वो हवाई जहाज में फ्यूल काम आता है। ठीक है, तो 5 प्रोडक्ट, मोटर स्पिरिट, डीजल, क्रूड, नेचुरल गैस,
एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहां पर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी फिलअप में, कभी ट्रू फॉल्स में, कैसे भी पूछा जा सकता है। 5 नाम। क्या मतलब है इस बात का? GST will be levied from such date as recommended by GST Council and notified नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होंगे। क्या लिखा मैंने? GST will be levied from such date as recommended by GST Council and notified by the government। जब लिख लेंगे तो मुझे पूछेंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वहां अभी तक कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ओके नो मैम। मैम नो मैम। ओके, भावना बोलिए। मैम लिकर पे मैम जीएसटी नहीं लगता होगा, और तो कोई दूसरे टैक्सेस तो लगते ही होंगे। जिकर हाँ सॉरी, लिकर पे जीएसटी नहीं लगता, स्टेट वेट और स्टेट एक्साइज लगती है। मतलब ये शेड्यूल 7 में तो अभी भी है। हाँ, ये शेड्यूल 7 में अभी भी है, स्टेट वेट और स्टेट एक्साइज अभी भी है शेड्यूल 7 है ना। मतलब क्या लगता है इनके ऊपर? ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पे लगते हैं। मैम हाँ जी बोले। मैम ये जो पेट्रोल डीजल इन पर जब आगे कभी जीएसटी लगाना पड़े तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें? मुझे आपकी थोड़ी वॉइस कम आ रही है यश, वापस बोलो बेटा। मैम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, ये बात है। हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बात अभी मैं आपको बता रही हूं ये आर्टिकल 246 ए में लिखी है। कौन सी वाली बात? ये अभी नहीं वाली बात। ये कहां लिखी है? आर्टिकल 246 ए में लिखी है कि इन 5 प्रोडक्ट्स पे हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगा। इन पे जीएसटी लगेगा उस डेट से जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है, अब ये क्या मतलब है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी? आप फूफा जी जानते हैं, ये भी एक प्रकार के विचित्र प्राणी घरों में पाए जाते हैं, है ना। इनका क्या काम होता है? फूफा जी की खास बात क्या होती है? हाँ, नाराज हो जाते हैं। हाँ, इनका ईगो बहुत, इनकी हाइट से ईगो, इनका ज्यादा ईगो होता है ना। कोई भी बात होगी तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले इन्हें बताया जाए या इन्हें पूछा जाए। शादी दिव्यांशु की होनी है, लेकिन लड़की की फोटो सबसे पहले किसे दिखाई जाए? फूफा जी को। वो हाँ या ना बोलेंगे, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। यानी फूफा जी की बात अगर नहीं सुनी गई, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, तो वो रसगुल्ले सा मुंह फुला के पूरी शादी में घूमते रहते हैं। ठीक है, चार्ज में लगा देना। ठीक, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूफा जी, ये उनकी खास बात होती है ना। अब क्या करें, घर में उनके ईगो को सेटिस्फाई किया जाता है या नहीं किया जाता है? किया। इवन शादी की डेट डिसाइड करने से पहले भी उन्हें फोन किया जाता है। बट अब जैसे मैंने आपको बोला कि शादी किसकी होनी है? दिव्यांशु की। और लड़की की फोटो सबसे, देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपकी बारात में सबसे ज्यादा यही नाचेंगे। मैं नाम स्किप कर रही हूँ आपका। हाँ, तुषार नाचेंगे। नागिन डांस जो होता है वो तुषार ही करेंगे, खूब खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लड़की की फोटो, सब खुश हो रहे हैं। दिव्यांशु ऐसा अपनी सोचे, यश आपके दोस्त नहीं है,
या आयुष नहीं आएंगे, अपनी स्कूटी से आएंगे, इनकी प्यारी स्कूटी से पहुंचेंगे ये, ठीक है। हाँ, तो अब फूफा जी को फोटो दिखाई गई, फूफा जी को लड़की थोड़ी ओके ओके लगी, ठीक है, बट आयुष को पसंद है, सॉरी 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 सॉरी, गाड़ी गलत ट्रैक पे चली गई, आई टेक बैक माय वर्ड, पर दिव्यांशु को पसंद है, हाँ दिव्यांशु, बस बस, हाँ जो बात समझाना चाह रही हूँ वो समझे, दिव्यांशु को पसंद है और इनकी मम्मी को भी ठीक लग रही है। अब फाइनल डिसीजन किस हिसाब से होगा, दिव्यांशु और उनकी मम्मी के हिसाब से या फूफा जी के हिसाब से? मम्मी के हिसाब से होगा। या मान लीजिए कि फूफा जी को तो लड़की बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही अच्छी लगी, बोले बस ये तो लाखों में एक है, लेकिन दिव्यांशु को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बोले मेरी तरफ से रिजेक्ट है, तो मम्मी किसकी बात सुनेगी? दिव्यांशु की बात सुनेगी, है ना। यानी फाइनल डिसीजन किसका है? मम्मी का। फाइनल डिसीजन मम्मी का है, इकलौते बेटे हैं, ठीक है, फाइनल डिसीजन मम्मी का है, इकलौते बेटे हैं, लेकिन फूफा जी के ईगो को टाइम टू टाइम सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। यानी फूफा जी घर में कैसी पार्टी है? सलाह देने वाली, उनको हर जगह टांग अड़ानी है, चाहे उनसे लेना हो देना, हाँ ठीक है, लेना हो देना हो, कोई मतलब हो या नहीं, उन्हें हर जगह टांग अड़ानी है। तो वो क्या है? हमारे जीएसटी के जीएसटी काउंसिल। यानी जीएसटी काउंसिल कौन है? ये जीएसटी के फूफा जी हैं, जिनको हर जगह क्या करना है? हाँ, रिकमेंडेशन देनी है, चाहे जीएसटी की टैक्स रेट हो, चाहे रिटर्न्स के फॉर्म हो, चाहे कौन सा लॉ आना है, किन चीजों को जीएसटी से छूट देनी है, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो, रिकमेंडरी बॉडी कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी काउंसिल इज रिकमेंडरी बॉडी। जीएसटी काउंसिल का काम केवल और केवल रिकमेंडेशन देना है। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल ओनली गिव्स द रिकमेंडेशन, इट इज नॉट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। काउंसिल जीएसटी की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे ये कौन है? फूफा जी। नाउ इच्छा लिखिए, फिर मुझे बताइए, लिखेंगे। ठीक, तो इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी तब से लेवी होगा जब काउंसिल को लगेगा कि जीएसटी लगना चाहिए, बट फाइनल नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि इन्हीं 5 प्रोडक्ट को, ये कैसे, कौन से प्यारे प्रोडक्ट हैं जो इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा, या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को। देखिए, जब ड्यूअल जीएसटी सिस्टम आया और बहुत सारे ऐसे स्टेट टैक्सेस थे जिन्हें खत्म किया गया, तो सबसे पहला इंपैक्ट किस पे पड़ा? स्टेट गवर्नमेंट्स पे, क्योंकि उनकी डायरेक्ट रेवेन्यू कम हो रही थी, ठीक है। अब जीएसटी लाने के लिए स्टेट्स को साथ में लेना बहुत जरूरी था, अदरवाइज वो कभी भी हाँ नहीं करते। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जहां से स्टेट्स को हाईएस्ट रेवेन्यू मिलती है, उन चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। अदरवाइज कोविड के टाइम पे, मतलब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, लेकिन वो लिकर की शॉप्स को खोल दिया गया था, ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, और है ना, हॉस्पिटल के बाहर जितनी भीड़ ना हो उतनी लिकर शॉप्स के। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट स्टेक है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू वहां से मिलती है, ठीक है। तो दिस इज दी, वो रेवेन्यू सोर्सिंग जो पॉइंट्स थे, स्टेट्स को साथ में लेने के लिए इन चीजों को अलग रखा गया, ठीक है। गोपाल का भी ये डाउट था, यू आर आस्किंग दिस थिंग, दिस इज द रीजन, है ना। अब देखिए आर्टिकल 246A में तीसरी बात पढ़ेंगे, ये वाली, थर्ड पॉइंट, सब सेल्फ रीड करेंगे, जो भी मैंने वहां बोला यही बात लिखी हुई है।
ठीक है, तो केवल इन्हीं 5 को क्यों किया गया, ये बात कहां से आई, और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करना पड़ेगा इन 5 प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया कि भाई ये वाले 5 जीएसटी में अभी नहीं है पर कभी तो आएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, देखो सेंटेंस क्या लिखा है, जीएसटी शैल अप्लाई, वो हम बचपन पढ़ते थे, फ्यूचर टेंस होता है विल और शैल, जीएसटी शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय काउंसिल एंड नोटिफाइड बाय द डिसीजन। नहीं 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 ना खुशी, देखो आप क्या लिखा है, रिकमेंडेशन। ठीक है, डीसीसी अपना एनुअल फेस्ट कहां करेगा, इट विल बी रिकमेंडेड बाय खुशी, ठीक है, बट फाइनली नोटिफाइड बाय ज्योति मैम। नहीं, ज्योति कैन ऑल्सो डिसाइड, अगर ज्योति को पावर दी गई तो ज्योति कैन ऑल्सो डिसाइड। तो फाइनली नोटिफिकेशन कौन इशू कर रहा है, ज्योति इशू कर रही है, आप क्या कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो। आप बोलोगे मेरी तो बर्थडे वाले दिन ही आप एनुअल फेस्ट रख लो, हाँ ठीक है, लेकिन ये सब दोस्त हैं आपके, इनके लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। बोलेंगे नहीं ऐसे तो खुशी तो बच जाएगी, हम तो उसे पार्टी लेंगे, तो यू आर ओनली गिविंग रिकमेंडेशन। ठीक, चलिए इसके बाद ये हटा दो, लास्ट बुलेट हटा दो। आर्टिकल 254 भी किसी के लिए बना हुआ है, हम पढ़ेंगे आगे, आ जाएगा, बट बहुत सारे आर्टिकल है यहाँ पे, लेकिन जो रेलेवेंट है उन्हीं से हमें लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 246A, ये नंबर भी याद रखेंगे और इनके ये तीनों पॉइंट भी याद रखेंगे। सवाल क्या पूछा जाए, लिख लीजिए यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप, आंसर क्या लिखेंगे, आर्टिकल 246A। सवाल पूछा जाए ड्यूअल जीएसटी सिस्टम, आंसर क्या लिखेंगे, 246A। सवाल पूछा जाए क्यों ये 5 प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर है, जवाब आर्टिकल 246A। इन तीनों सवालों का जवाब आर्टिकल 246A। क्या बोल रहे हो मानसी, वाई 5 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ जीएसटी, ये 5 प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अभी हमने जो जीएसटी के फूफा जी के बारे में बात की उसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके स्टडी मटेरियल में भी इसी तरीके से ये जीएसटी काउंसिल के बारे में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके स्टडी मटेरियल का जो स्टडी नोट 1 है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ जीएसटी, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहे एग्जाम का पेपर उठा के देख लें, आप एमटीपीज उठा के देख लें, ये जीएसटी काउंसिल एक वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक है। कभी जीएसटी काउंसिल पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, कभी जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, कभी जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब कैसे बनता है, कौन कौन इसमें है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल का हैप्पी बर्थडे कहां से आया, आर्टिकल 279A, ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 279A, ठीक है, यूजुअली फिलअप में पूछ लिया जाता है, जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर आर्टिकल 279A, ठीक है। अच्छा, जैसे एक बात बताइए, घर में ये
सलाह देने वाली कैटेगरी जो है ये केवल फूफा जी की होती है या मौसा जी भी ऐसे ही होते हैं? होते हैं। हाँ मतलब ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही जो जीएसटी काउंसिल है ये एक जॉइंट फोरम है, किसका? सेंट्रल एंड स्टेट का। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देनी है, कौन सलाह देगा? जीएसटी काउंसिल। दोनों के लिए रिकमेंडरी बॉडी, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के लिए, ठीक है। कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? हैप्पी बर्थडे कब आती है? 15 सितंबर 2016, ठीक है, 15 सितंबर 2016। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द चेयरपर्सन? ये सब एग्जाम के वो 40 नंबर का जो जुगाड़ है वो है ये सब। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। भारत के वित्त मंत्री कौन है अभी? हाँ, मिस निर्मला सीतारमन इज हेडिंग दी जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा बाकी कौन मेंबर्स होंगे काउंसिल में? एक तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और एक कैबिनेट में स्टेट रेवेन्यू इंचार्ज होता है। मतलब एक जैसे होता है ना, कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये बाकी के मेंबर्स होंगे जीएसटी काउंसिल में। यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो हेड कौन करेगा? निर्मला सीतारमन, और बाकी के मेंबर ये लोग होंगे। ये बुलेट काट दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला काट दो, ठीक है, फोर्थ वाला काट दो। जीएसटी काउंसिल किन किन चीजों पे रिकमेंडेशन दे सकता है? पहला, टैक्स रेट, कौन सी चीज पे 0% लगेगा, किस पे 5% लगेगा, किस पे 18% लगेगा। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, रोटी पराठा समझते? पराठा सब समझते, कोई लंदन से नहीं आया, पराठा सब समझते, ठीक। तो थोड़े दिन पहले ऐसा जैसे रेस्टोरेंट्स पे 5% जीएसटी है। एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है जीएसटी में, उसने ये नोटिफिकेशन दिया, ऑर्डर दिया कि पराठों पर 18% जीएसटी लगना चाहिए, है ना। मतलब काउंसिल रिकमेंड करेगा कि रोटी आप तंदूरी खाओगे या तवा रोटी खाओगे रेस्टोरेंट में तो 5%, लेकिन आपका दिल लच्छा पराठा पे आ जाता है तो 18% जीएसटी। कौन सी चीजों को जीएसटी के पॉइंट ऑफ से महंगा बनाना है, किनको सस्ता बनाना है, टैक्स रेट कौन सलाह देगा? काउंसिल देगा, ठीक है। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, एग्जम्पशन का मतलब छूट, ठीक है। अच्छा, कौन आप में से है जो रिसेंटली डॉक्टर विजिट किया था आपने? मतलब डॉक्टर के यहाँ गए थे, सर दर्द, पेट दर्द, दिल का दर्द, कोई भी दर्द, आप क्या किस डॉक्टर के पास गए थे? अच्छा, फीस कितनी ली? 500 रुपए नॉर्मल फीस है। जीएसटी लगाया था? क्यों नहीं लगाया? ठीक है। डॉक्टर सर्विस नहीं देता क्या? आपसे पैसा नहीं लेता क्या? हाँ जी, डॉक्टर सर्विस देता है, आपसे पैसा भी लेता है, ठीक है। वो डॉक्टर का बिजनेस भी है, कमा रहा है ना पैसा, ठीक है। लेकिन फिर भी डॉक्टर की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। अभी तक आप नोटिस नहीं करते हो क्योंकि फीस के पैसे कौन देता है? पापा देते हैं। जब खुद की पॉकेट से लगेगा तब नोटिस भी करेंगे। हॉस्पिटल्स में भी नहीं लगता। हाँ, मेडिसिन पे लगता है, मेडिसिन पे लगता है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि गवर्नमेंट बोले 500 रुपए प्लस जीएसटी। आशीष का सर दुख रहा था, पेट भी दुखने लग जाएगा, या पेट दुख रहा था, सर भी दुखने लग जाएगा कि ये 500 रुपए की फीस और उस पे 18% जीएसटी और आ गया। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां जहां गवर्नमेंट को मार्केट या बिजनेस या इंडिया में जरूरत के हिसाब से लगता है कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज कम पैसे में, कम कॉस्ट में लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, वहां जीएसटी नहीं लगता। बोले मेडिकल सर्विस इज अ बेसिक नीड, मतलब वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि कोई भी दवाई अपने आप नहीं गटक सकते हैं,
है ना, उसके लिए डॉक्टर की सलाह चाहिए। तो डॉक्टर की सर्विस को जीएसटी से क्या मिला है? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब छूट। और ये डॉक्टर की सर्विस को छूट मिलनी चाहिए। रोटी पे 5%, पराठे पे 18%। कौन सलाह देगा? काउंसिल। ठीक है। एक अगली बात, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट, ये थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है, ऐसे लिख लीजिए, वैल्यू बेस्ड लिमिट फॉर डिसाइडिंग छोटू सेठ और मोटू सेठ। ठीक है। वैल्यू बेस्ड लिमिट फॉर डिसाइडिंग छोटू सेठ और मोटू सेठ। और छोटू सेठ मोटू सेठ के नीचे लिख लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। छोटू सेठ और मोटू सेठ के नीचे लिख लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। मतलब इतना लिख लिया। यस आद्या। देखिए, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा हम उसे क्या कहेंगे? मोटू सेठ। और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, छोटू सेठ। अब आपको मोटू सेठ बनना है या आपको छोटू सेठ बनना है? इसका कोई पैरामीटर, कोई लाइन, कुछ मेजर तय होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? उस मेजर को, उस लाइन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है। यानी अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिमिट से नीचे है तो नहीं कराना पड़ेगा। ये जो लिमिट है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। कौन सलाह देगा? काउंसिल। यहां पे लिख लीजिए टर्नओवर की लिमिट, ध्यान रहेगा। किसकी लिमिट है ये? टर्नओवर की लिमिट है। पढ़ेंगे आगे। 20 लाख 40 लाख का है। नहीं, फ्री एग्जाम कर रखा। हाँ, जीएसटी नहीं लगता उस पर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट, इतना लिख लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब, हाँ मतलब मान लीजिए कि वो लड़के की बहन और लड़की की बहन है ना, दिव्यांशु की बहन और दिव्यांशु की होने वाली वाइफ की बहन, दोनों लड़ ली, बाल पकड़ पकड़ के लड़ रही हैं। ठीक है। तेरी ड्रेस अच्छी या मेरी ड्रेस अच्छी, ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है? दिव्यांशु, इट्स जोक अपार्ट, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। तो अब दोनों जोर जोर से लड़ रही हैं, लड़ाई कौन सुलझाएगा? फूफा जी, वो थोड़े मेच्योर पर्सन है, थोड़े गंभीर है, वो आएंगे बीच में और बोलेंगे, दोनों को छुड़वाएंगे। बोले, हाँ बोले तू तेरी बहन के पास जा, नहीं, और तू तेरे भाई के पास जा। लड़ाई को सुलटाने का काम किसका? जीएसटी काउंसिल। स्टेट्स और सेंट्रल में अगर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो काउंसिल डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। रिजोल्यूशन मतलब सुलझाना। ठीक है। हाँ, दोनों की अच्छी होती है। कोई लड़ाई करता है तो ऐसे कहते हैं कि हम खराब है। अब आयुष की प्यारी स्कूटी कोई गिरा दे तो क्या आयुष झगड़ालू प्रवृत्ति के? कितने अच्छे प्यारे बच्चे, लेकिन अगर स्कूटी की बात आई तो दिल पे आ जाती है बात, आ जाती है ना आयुष? तो बस सब अच्छे होते हैं दुनिया में, कोई खराब होता ही नहीं है। जीएसटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन। लेजिस्लेशन मतलब कानून। जीएसटी कानून में अगर कोई चेंज आना है तो वो भी काउंसिल रिकमेंड करेगा। 5 नाम कॉपी पेस्ट कर लेना अपने दिमाग में: टैक्स रेट, एग्जम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जीएसटी लेजिस्लेशन। ठीक है। नाउ 5 आइटम पे कब जीएसटी लगेगा वो कौन बताएगा? काउंसिल। 5 आइटम मतलब अभी जो ऊपर पढ़ के आए: क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। ठीक है। और जीएसटी का क्या काम है? ठीक है। देखिए, अभी
मतलब बिकॉज फूफा जी धीर गंभीर प्रवृत्ति के हैं और वो ही अपने आप को सबसे ज्यादा मैच्योर दिखाते हैं, तो पूरी शादी में वो घूम घूम के ऑब्जर्वेशन लेते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आंटी अंकल के बहुत सारे बच्चे और प्लेट्स खराब कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। शादी में एक व्यक्ति केटरिंग वाले के पास खड़ा होता है ये नजर रखने के लिए कि आपने एक प्लेट गुलाब जामुन के लिए ले ली, दूसरी प्लेट बिरयानी के लिए ले ली। हाँ, आप वेस्ट नहीं कर सकते, बिल बढ़ता है भाई, वो तो प्लेट गिनता है केटरिंग वाला, ठीक है। तो शादी अच्छे से शांति से निपट जाए, दोनों तरफ की बहनें ना लड़े, ठीक है। हाँ, बच्चे अगर प्लेट बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें प्यार से समझा दिया जाए। ये सब सिस्टम कौन क्रिएट करता है? काउंसिल। हार्मोनाइज्ड सिस्टम मतलब इंडिया में स्मूथली जीएसटी चले, सब चीज ठीक ठाक चले, इसके लिए ये सब सिस्टम कौन क्रिएट नहीं करूंगी, सलाह कौन देता है? काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल शैल बी गाइडेड बाय द नीड फॉर हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट। हार्मोनाइज मतलब एक जैसा, स्मूथ, क्योंकि हम क्या कहते हैं, दिस इज अ वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी के मामले पे गुजरात में और राजस्थान में रेट में डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपने अभी सुना कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज थी, ये इनके हरियाणा में, हमारे यहां से डीजल पे वैट कम लगता है, राजस्थान में ज्यादा लगता है। अब डीजल पे वैट लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। वहां पर जीएसटी काउंसिल इंटरफेयर, लेकिन कुर्सी के ऊपर हरियाणा में जीएसटी अलग लगे और राजस्थान में जीएसटी अलग लगे, ये जीएसटी काउंसिल होने नहीं देगा, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए उनको क्या करना है? एक जैसा नेशनल मार्केट क्रिएट करना है। वन नेशन वन टैक्स। मणिपुर में खरीदो, गुजरात में खरीदो, राजस्थान में खरीदो, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट डिफरेंस नहीं होगा। जीएसटी का बर्डन हर स्टेट में सेम नहीं। वैट सेंट्रल नहीं लगाती, वैट स्टेट टैक्स ही है। नहीं, थोड़ा पूरा, बिल्कुल भी नहीं, पूरा का पूरा। पेट्रोल पे 2 ही टैक्स लगते हैं, स्टेट वेट, स्टेट एक्साइज। सेंट्रल का कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेट की पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट के पास, है ना। रिकमेंड करेगा नहीं, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को लगना ही नहीं है। अब लड़की के मम्मी और लड़के के मम्मी को कहां फुर्सत है शादी में, बहुत बिजी है, दे आर डैम बिजी, है ना, उनको बाकी सब काम भी सेटल करने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डैम बिजी। उन्होंने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी काउंसिल बनाई है, बोले आपका काम ही यही है, टाइम टू टाइम रिव्यू करो कि लेजिस्लेशन में कहां चेंज है और कैसे चेंजेस होते हैं। कभी भी गवर्नमेंट को नहीं लगता है। यूजुअली क्या होता है, आपने नाम सुना है ये फिक्की फ्लो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब का क्या काम है? इनकी मीटिंग्स होती है, इंडस्ट्रीज से रिकमेंडेशन मंगवाते हैं। बिजनेस की नीड को कौन समझेगा? बिजनेसमैन समझेगा, इंडस्ट्री समझेगी। वो अपना इनपुट देते हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, हमें यहाँ पे मुश्किल आ रही है, वो सबको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। काउंसिल सलाह देगी कि ऐसे करना चाहिए। काउंसिल को तो नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। देखिए, एक जैसे हम क्या मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करने की पावर दी है तो ही वुड परफॉर्म इन अ फेवर मैनर। अच्छा देखिए, फूफा जी है, वो लड़की की साइड वाले या लड़के की साइड वाले? लड़के की साइड वाले फूफा जी। ये क्या मानेंगे? ऐसे बोलेंगे वो लड़के की बहन को जोर जोर से बाल खींच इस लड़की वाली नहीं, उस पोजीशन पे वो है, वो क्या कैसे मैनेज करेंगे? फेयर मैनर में, पार्शल। अच्छा, फिर आप ऐसा माने, है ना, कि अगर सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बस वो तो राजस्थान का नुकसान ही करना चाहते। नहीं, ऐसा कांग्रेस कहती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। वो क्या कहते हैं, सबका साथ। तो मान के चलते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फेयर मैनर में काम करेंगे, जेन्युइन काम करेंगे और सभी के लिए काम करेंगे, है ना। इट्स नॉट कि वो सेंट्रल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब जगह रिकमेंड।
रिकमेंडेशन, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा करना चाहिए। दिस इज द वे टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब देखिए क्या, सबसे पहली लाइन क्या है, जीएसटी काउंसिल इज जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो स्टेट अपनी बात रख सकेंगे, सेंट्रल अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि काउंसिल के मेंबर कौन है, क्या सारे सेंट्रल वाले लोग हैं क्या, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स है, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर वहां बैठेगा और मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं, वो सब इनकी वोटिंग पावर का एक प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, ओके। एक बार ये टेबल पढ़ ले, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। एक बार अपने आप याद हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी कौन से नाम याद करने हैं, जस्ट गो थ्रू इट। है ना, अपने नोट्स आप जरूर कैरी करेंगे अब से साथ में। अभी रीड करिए, अभी रीड करिए। नहीं सौरभ, नोट्स में चेंज है, whatever the amendments has been done, these amendments have been incorporated in the notes। तो पुराने नोट्स अगर आपके पास हैं तो इस अटेम्प्ट वाले नोट्स में चेंजेस हैं। मैम फाइनल के लिए भी वो नए आपके फिर नोट्स भेजेंगे ना? हाँ, ओके मैम। पढ़ लिया है, नाम पढ़ने बस। वापस क्या बोल रहे हैं यश, वापस बोलो। जीएसटी लगता है बैटिंग गैम्बलिंग पे? नहीं, हॉर्स रेस इज ए लीगल बैटिंग। हाँ तो और या जो स्टेट लॉटरी टिकट निकालती है वो लीगल बैटिंग है। उसके अलावा आप बोलो मैं तो क्रिकेट का सट्टा कराऊंगा, नहीं नहीं, वो इलीगल एक्टिविटी है, वो तो फिर बड़े घर ले जाएंगे उठा के। अगर इम्पोज हुआ तो मतलब जिस स्टेट में एंटरटेनमेंट टैक्स था ही नहीं उसको क्या सब्ज्यूम करेंगे, जिन स्टेट्स में एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी था उसको जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया गया, ऐसा इसका ये मतलब है। हाँ जी बोलो। मैंने उस दिन बताया, आप क्लास में नहीं थे उस दिन? अच्छा, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स का मतलब होता है जब स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस होते थे, है ना, तब स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टैक्स लगाती थी बॉर्डर क्रॉस होने पे, जैसे राजस्थान से आप गुजरात में एंटर करेंगे तो। बट नाम पढ़िए, है ना, वो डीप में डुबकी नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस हैज बीन अबॉलिश्ड, अब इनका नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, कौन से टैक्स का नाम याद रखना है, एक तो ये, एक ये पर्टिकुलर नाम याद रखिएगा बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, क्वेश्चन कैसे आया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और बोला गया बताओ इसमें से कौन सा टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो चुका है। तो वो 4 ऑप्शन में से जैसे बोला इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, लग्जरी टैक्स, बताओ कौन सा जीएसटी में मिल चुका है, ऐसा सवाल आ चुका है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये टेबल आप देखो,
वी हैव डन इट। मैंने आपको टेबल बनवा दी थी, है ना, नोटिंग करा दी थी। और ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं। कॉमन बेनिफिट्स हैं मतलब अबॉलिशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्स, मतलब एक्साइज, सर्विस टैक्स, CST, वैट, अभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग का मतलब लिख लीजिए टैक्स ऑन टैक्स। अभी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। यहां पर केवल ये मेरा स्टेटमेंट सुनेंगे और इसे होल्ड पे रख देंगे कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। हम आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू कि क्यों ऐसा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। देखिए अगर अभी ये डीजल भरवाना है तो फिर मैं तो मेरी गाड़ी में हरियाणा से डीजल भरवाऊंगी, ठीक है। अगर बॉर्डर पे हूं तो सोचूंगी एक चक्कर हरियाणा का लगा के आ जाऊं टैंक फुल करा के। इसका मतलब डीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नेशनल मार्केट डेवलप हो रहा है? क्या नहीं। हर उस स्टेट में जा रहे हैं जहां पे वेट कम है, लेकिन जीएसटी की रेट तो सेम है, वन नेशन वन टैक्स। तो कोई सामान आप राजस्थान से खरीदो या गुजरात से खरीदो या MP से खरीदो, कोई फर्क नहीं। इससे क्या फायदा हुआ? नेशनल मार्केट डेवलप हुआ। वॉलेंट्री कंप्लायंसेस, बोले वो मोदी जी ने क्या बोला था? महंगाई कम होगी, दवाई थोड़ी कड़वी है, थोड़ी महंगी है। और बबलू ने क्या बोला था? हाँ हाँ बोला था। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, दवाई टाइम टू टाइम लोगे? बोले हाँ लूंगा। ठीक है। बोले दूध के साथ लेनी पड़ेगी? बोले लूंगा। यानी बबलू ने किस बात की हाँ भरी थी? वॉलेंट्री कंप्लायंस की, खुद। यानी जीएसटी से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस होंगी खुद ही करनी है आपको, सब कुछ, एवरीथिंग। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बोले अब तो फूफा जी को पिक्चर में ला दिया। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ये वो बेनिफिट्स हैं विच गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट कि अगर जीएसटी इंडिया में आएगा तो ये सारे फायदे होंगे, है ना। अब उस पैरामीटर पे हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे कि असली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ठीक है, तो अपने दिल की बात नहीं सुनेंगे, दिमाग की बात सुनेंगे और इसमें से 5 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। टैक्स बूस्टर फॉर द गवर्नमेंट, वन नेशन वन टैक्स है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बढ़ती है। रिड्यूस्ड लिटिगेशन, क्योंकि कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो स्टेट लगाता था, कुछ गुड्स पे लगते थे, कुछ सर्विस पे लगते थे, अब तो वन नेशन वन टैक्स, तो लिटिगेशन रिड्यूस हो गई है, ठीक है। लड़ाई झगड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अभी आपकी क्लास कितने बजे तक है? 1:50 तक है, ठीक है, ओके। नहीं मैंने किसी को नहीं पकड़ रखा, बट बिकॉज अगर ऑल्टरनेट मतलब वैसे वो आप 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में और खुद भी उसमें जाके बैठना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नो पेन नो गेन। बताओ पेन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? लेना चाहते हैं, गुड बाय, ठीक है। देखिए एक आप देखिए पेज नंबर आइए 5 पे, पेज नंबर 5, ये एक इंडिया लिखा हुआ है ना, लिखा है इंडिया। यहां पे लिखो कस्टम के जैसा, है ना, कस्टम के जैसा, यानी जो हमने कस्टम में इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी सेम टू सेम वही है, कोई फर्क, सेम कस्टम के जैसा, ठीक है। लिख लिया कस्टम के जैसा। मैं यहां पे आपको दोबारा इंडिया डिफाइन नहीं कर रही हूं, ठीक है, बिकॉज जिन्होंने कस्टम पढ़ा है
हाँ मतलब हाँ, मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाया था, और जिन्होंने क्लास अटेंड की है दे मस्ट नो दी डेफिनेशन ऑफ इंडिया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है जीएसटी पढ़ते समय ये हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, एंड व्हेन गो थ्रू द कस्टम वहां पे कवर हो जाएगा। अगली बात, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसको प्यार से शॉर्ट में कहते हैं जीएसटीएन। जैसे शाहरुख खान को क्या कहते हैं, एसआरके, वैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को कहते हैं जीएसटीएन। ठीक है, अब मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन चंचल का मन चंचल नहीं है ना, ये हमारे लिए रैंक लेके आएगी। ठीक, तो जो भी ऐसे वो कहते हैं ना, वो असामाजिक प्राणी है जो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, आप उनसे दूर रहे। हाँ देखो कि ये आर्यन की सीट फिक्स है, हाँ आपकी भी फिक्स, आर्यन की सीट फिक्स है। जैसे आयुष उसी खिड़की पे बैठे रहते हैं, एक दो नजर बाहर डाल ली, एक दो नजर अंदर डाली, ऐसे माहौल बना रहता है, माहौल बना रहता है। ठीक है, हाँ जैसे आशीष आगे ही बैठते। ठीक है, खास दोस्त हैं आपके? अच्छा, जय वीरू टाइप। ठीक है, चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, है ना। देखिए मोदी जी का सपना है कि इंडिया कैसा होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, बोले पेपरलेस, सब कुछ ऑनलाइन, है ना। और जब हम ये कहते हैं ना इजी कंप्लायंसेस, अभी हमने पढ़ा इजी कंप्लायंसेस, तो गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब जीएसटी आएगा तो इजी कंप्लायंस होगी। इजी कंप्लायंस मतलब आपको वो जीएसटी ऑफिसर के दफ्तर में जाके उसको लिफाफा, हाँ, चाय नहीं पिलानी पड़ेगी, समोसे के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नाउ फिजिकल फेस टू फेस इंटरफेस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? बिजनेसमैन ने पूछा, भाई मुझे रिटर्न तो देने जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे टैक्स पेमेंट तो करने जाना पड़ेगा, चालान तो जमा करवाना पड़ेगा, अपील फाइल करने जाना ही पड़ेगा। तो बोले वो तो उनकी तो जी हजूरी हमारे हिस्से आएगी ही आएगी। मोदी जी ने कहा नहीं, ठीक है। बोले फिर असेसी ने पूछा, बिजनेसमैन ने पूछा, आप क्या करोगे? तो मोदी जी ने बोला, हमने इंडिया में क्या लेके आया? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, और दिस इज टेक्नोलॉजी बैकबोन फॉर दी जीएसटी। इस लाइन को स्टार मार्क कर लेंगे, दिस इज अ टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ जीएसटी। ठीक है, यानी इंडिया में जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बोलते हैं अभी पेमेंट ही ऑनलाइन करना है, जीएसटी का रिटर्न फाइल ही ऑनलाइन होंगे, तो वो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके लिए ये काम किसको दिया? जीएसटीएन को। जीएसटीएन इज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कुछ गवर्नमेंट का स्टेक है, कुछ बैंक्स का स्टेक है, मतलब हिस्सेदारी है इक्विटी में, शेयर्स में। और ये जो जीएसटीएन है ये क्या करती है? इट इज अ रॉबस्ट सिस्टम, मतलब उन्होंने फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट किया कि असेसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करता है, ऑनलाइन कंप्लायंस कर रहा है, टैक्स पेमेंट जमा करा रहा है। दिस इज अ रॉबस्ट सिस्टम। ठीक है, आप जब सीजीएसटी जमा कराएं तो गलती से एसजीएसटी के खाते में ना चला जाए, जब आप आईजीएसटी जमा कराएं तो वो गवर्नमेंट उसे सीजीएसटी ना समझ ले। इसके लिए एक रॉबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म किसने क्रिएट किया? जीएसटीएन ने। ठीक है, हाँ, यानी स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बैकबोन। और ये क्या काम करता है? कैप्चर, प्रोसेसिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग दी स्टेक होल्डर। यानी आप जीएसटी अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, आपके बिजनेस का सारा चिट्ठा खोल के
दिखा देगा, बिल्कुल फाइनल करेक्ट। जिनके घर में पापा बिजनेस करते हैं, टेक द यूजर आईडी पासवर्ड ऑफ द जीएसटी पोर्टल, वहां पे लॉग इन करके देखिएगा, बहुत सारी चीजें वहां पे दिखाता है और हम पढ़ेंगे भी आगे क्या क्या है। नाउ फंक्शंस ऑफ द जीएसटीएन, क्या क्या फंक्शंस है ना। फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, ऑनलाइन, और ये सिस्टम किसने क्रिएट किया, जीएसटीएन ने। रिटर्न फाइलिंग है, आपको टैक्स पेमेंट करना है ना, आईजीएसटी का सेटलमेंट करना है, और या कोई बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स। क्या मतलब होता है इसका, रोटी पे 5%, पराठों पे 18% क्यों लगे, ठीक है। डॉक्टर की सर्विस फ्री और जावेद हबीब की सर्विस पे 18% क्यों लगे। ये गवर्नमेंट को सपने थोड़ी आते हैं, देवी माँ थोड़ी आ जाती है सपने में कि भाई अब ये कर दो, ये अच्छा है, नहीं। व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू मेक अ एनालिसिस, बिजनेस को, इंडस्ट्री के ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है। कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में फ्लरिश कर रही है, कहां से ज्यादा पैसा आ सकता है, जैसे दीज डेज ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स ही ई कॉमर्स है, ठीक है। अब ई कॉमर्स को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ानी चाहिए, ये सब एनालिसिस कहां से होगा। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये गवर्नमेंट को तरह तरीके की रिपोर्ट्स देती है, जैसे इस साल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ज्यादा पैसा आ रहा है, कोचिंग इंडस्ट्रीज से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो दे कैन मेक द डिसीजन कि कहाँ टैक्स रेट बढ़ानी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए। और ये टैक्स रेट बढ़ाने कम होने का डिसीजन नहीं देंगे, ये रिपोर्ट जीएसटीएन किसको दे सकता है, काउंसिल को। फिर काउंसिल क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। काउंसिल को भी बेस चाहिए, तो दिस इज अ बेस, ठीक है। एंड ऑल स्टैट्यूटरी फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय टैक्स ऑफिशियल, ये हमारा ही काम नहीं करता, वो टैक्स ऑफिशियल्स, चाहे उनको अप्रूवल देनी हो, असेसमेंट करना हो, ऑडिट, अपील, ये सब भी कौन करके देगा, जीएसटीएन। जीएसटीएन, आप ऑनलाइन अपील फाइल करो, ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे अपील के, सब कुछ ऑनलाइन। तो दिस इज जीएसटीएन, ठीक है। तो अब अगर मैं फर्स्ट चैप्टर आपके नोट्स की बात करूं, तो आप देखो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इंडिया, ये टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था, और इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017, ठीक है। और ये वाली डेट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 8 सितंबर 2016, वो जो मैंने आपको एक नाम लिया था ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया, 8 सितंबर, ये वाली डेट ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, और फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी, हाँ, और एक चीज और लिख लीजिए, जीएसटी यहीं पे लिख लीजिए, जीएसटी इन इंडिया फ्रॉम कनाडा मॉडल, ठीक है। इंडिया में कौन सा मॉडल जीएसटी का फॉलो होता है, कैनेडियन मॉडल, कनाडा का मॉडल। तो जो ये बहुत सारे बुलेट्स हैं, ये आपके रीडिंग के लिए हैं, बट जो मैंने येलो मार्क किया है वो याद करने के लिए है ना। जेनेसिस में जो मैंने येलो मार्क किया है वो याद करने के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इस फ्रेमवर्क को यहां से आप हटा दो, यहां से यहां तक काट दो, ये सब हमने कहां लिख रखा है, नोटिंग्स में। तो ये सब कहां से पढ़ लेंगे, नोटिंग्स से पढ़ लेंगे, ठीक, नोटिंग से पढ़ लेंगे। आर्टिकल 246A मैंने आपको क्लास में करवा दिया, जीएसटी काउंसिल हमने पढ़ लिया, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हुए हमने पढ़ लिया, बेनिफिट्स डन, ड्यूअल जीएसटी मॉडल डन, नोटिंग्स में मैंने आपको डिटेल में करवाया था, और
ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जीएसटी में इंडिया को कैसे डिफाइन किया? कस्टम के जैसे, ठीक? और जीएसटीएन हम पढ़ चुके, ठीक है। तो आपके अगर नोट्स की इंडेक्स देखें तो टॉपिक नंबर 1 है ना, ये इंट्रोडक्शन, दिस इज बेसिक्स डन। ये बेसिक्स वाला चैप्टर डन है। एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। जीएसटी काउंसिल जीएसटीएन पे तो रिपीटेडली अल्टरनेटिवली एक अटेम्प्ट में काउंसिल पे शॉर्ट नोट हो जाता है, दूसरे अटेम्प्ट में जीएसटीएन पे, ठीक है। और 2 से 3 नंबर एमसीक्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 से 7, हद मारी तो 10, पर मिनिमम 5 to 7 तो आएगा ही आएगा। 5 to 7 मिनिमम आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से। हाँ बिल्कुल, ये आपके मॉड्यूल का कंटेंट है, वहीं से कंप्राइज किया हुआ है। तो बहुत मतलब बस इतना पढ़ लेंगे उतना बहुत है। मॉड्यूल की रीडिंग जरूर करनी है ना, एक बार मॉड्यूल की रीडिंग जरूर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉड्यूल ये सोचेंगे कि वो दिवाली के बाद अच्छा मुहूर्त है तब पढ़ लेंगे, वो समय कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो चीजें क्लास में मैं पढ़ा रही हूं, साथ साथ एक रीडिंग मॉड्यूल की करते जाइए। अभी जैसे काउंसिल यहां भी लिखा है वहां भी लिखा है, तो अपने मॉड्यूल से काट दो कि काउंसिल नोट से पढ़ लेंगे, जीएसटीएन नोट से पढ़ लेंगे। तो वो क्या होता है, वो जब अपने हाथ से ऐसा स्ट्राइक किया होता है ना, तो वो चीज छोटी लगती है, मतलब दिल को तसल्ली होती है कि देखो सब हो गया। मॉड्यूल जरूर पढ़ना है, एक बार आंखों के आगे से मॉड्यूल जरूर निकालना है। जैसे इस अटेम्प्ट में हरीश, आपको कुछ पूछना है? एक स्टूडेंट है शिवानी, उनकी पक्की रैंक आएगी। चौहान नहीं है, जैन, शिवानी जैन, 100% रैंक आएगी और वी आर एक्सपेक्टिंग इन अ टॉप 10। आप देंगे अटेम्प्ट? यस हरीश, पूछिए, आपने हैंड रेज किया, पूछिए। ठीक, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। और स्टडी नोट 1 हमने कर लिया, साथ साथ